इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डिस्कशन में 2 पार्ट 3 में 2 3 4 5 फर्स्ट वाला कंडक्टर का है एक्चुअली। तो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। 2 में क्या है, 2 इक्वल नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू ईच आर फिक्स्ड एट 0 ए एंड 0 माइनस ए ऑन वाई एक्सिस। तो एक 0 ए पर हो गया और एक 0 माइनस ए पर हो गया। ये डिस्टेंस भी ए है और ये वाली भी ए है, और यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू और यहाँ पर भी चार्ज माइनस क्यू, और अ पॉजिटिव चार्ज क्यू इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट अ पोजीशन 2a, 0। तो 2a वाली पोजीशन से एक चार्ज को रिलीज किया अपन ने 2a, 0 वाली पोजीशन से एक्स एक्सिस पर। और फिर चार्ज क्यू के लिए हमसे बोला हुआ है सबसे पहले क्या ये SHM एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके लिए किसी जनरल पोजीशन पर इस पर लगने वाला फोर्स देखें तो ये प्लस क्यू चार्ज माना किसी टाइम पर यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है, और इस पर जो फोर्स लग रहा होगा इस माइनस क्यू कारण अट्रैक्शन का, और इस वाले माइनस क्यू कारण भी अट्रैक्शन का, इसके कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो नेट फोर्स जो बना है, जैसे इसको एफ कहें इसको एफ कहें, तो दोनों फोर्स का ये एंगल थीटा ये एंगल थीटा, तो एफ साइन थीटा वाला पार्ट कैंसिल हो गया और एफ कोस थीटा वाला पार्ट ऐड हो गया। तो जो नेट फोर्स बना है इस पे वो क्या बन गया, वो बन गया 2f कोस थीटा। और f की वैल्यू डालें अगर अपन तो क्या बन जाएगा, ये a है और ये x है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो f की वैल्यू डाल दें यहाँ पे तो गया 2f। साइन का यूज कर चुके हैं अपन डायरेक्शन दिखाने में कि अट्रैक्शन की डायरेक्शन है, वैल्यू है k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और कोस थीटा की वैल्यू डाल दें, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस से ये हो गया x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये इस पर लगने वाला नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स में x तो है ही, ऊपर तो है ही, साथ में नीचे भी है, यानी फोर्स x के प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है, इसलिए ये SHM नहीं है। तो पहले ऑप्शन में हमें बोला था अपन से कि एग्जीक्यूट SHM, तो SHM नहीं एग्जीक्यूट करेगा। हाँ, ये हार्मोनिक मोशन तो होगा और ऑसिलेटरी मोशन बोल सकते हैं हम इसको अपन, लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं बोल सकते क्योंकि सिंपल हार्मोनिक बोलने के लिए x की पावर 1 के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जबकि यहाँ पर x जो है वो नीचे भी आ रहा है। यह है इसका ए ऑप्शन। और बी वाले में बोला हुआ है एट ओरिजिन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। तो जब तक ये ओरिजिन के इधर की तरफ है तब तक इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो इसका एक्सेलरेशन दे रहा है इधर की तरफ, जो वेलोसिटी बढ़ाता जा रहा है, और यहाँ आकर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। और जैसे ही यहाँ से आगे की तरफ जाएगा अब इस पर फोर्स इधर की तरफ लगना शुरू हो जाएगा, इन दोनों का नेट इधर की तरफ, तो वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ वेलोसिटी अगर मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन 0 रहा होगा, तो इस वाली पोजीशन पर दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इस पोजीशन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। सी वाले ऑप्शन में देखें मूव टू द इंफिनिटी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम ये भी बता सकते हैं कि उधर कहाँ तक जाएगा, तो इधर 2a तक इधर गया तो यहाँ ओरिजिन से 2a उधर की तरफ जाएगा और फिर वापस लोड करके आना शुरू कर देगा। तो ओरिजिन से 2a इधर, फिर ओरिजिन पर, फिर 2a इधर, फिर ओरिजिन पर, इस तरह से ओरिजिन के अबाउट इसका आना जाना लगा रहेगा, यानी ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होगा उधर 2a तक। और डी में बोला हुआ है एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी बट नॉट SHM, तो हाँ आना जाना लगा हुआ है इसलिए ऑसिलेटरी, पर x के प्रोपोर्शनल नहीं है, x ऊपर तो है ही लेकिन साथ में नीचे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 भी है, इसलिए ऑसिलेटरी है लेकिन SHM नहीं है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में एक ऑयल ड्रॉप जिसका चार्ज दिया हुआ है, ड्रॉप का नेगेटिव में चार्ज दिया हुआ है -q, और साथ में जो है इसका मास भी दिया हुआ है हमें ग्राम में कुछ, तो ये मास। और क्या है कि व्हेन अलाउड टू फॉल ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस फोर्स इट अटेन्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब हमने इसको छोड़ दिया तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और उसका कारण भी दिया हुआ है एयर रेजिस्टेंस के कारण, तो इसको नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg। अब अगर इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना है यानी एक्सेलरेशन 0 से जाना है तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स किधर की तरफ लगना चाहिए, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस फोर्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, mg के बराबर। अब ये इनिशियल पार्ट था, फिर आगे क्या चेंज किया इसमें अपन ने, इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी अप्लाइड वर्टिकली, ऊपर की तरफ लगा दिया। और किस तरह से लगाया है इस बार अपन ने, पहले पिछले पहले पार्ट में तो ये किधर की तरफ जा रहा था,
mg नीचे की तरफ लग रहा था तो इसको रेजिस्टेंस फोर्स ऊपर लगना है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इसकी नीचे की तरफ रही होगी। और सेकंड पार्ट में हमसे बोला हुआ है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने इसको अप्लाई किया तो एसेंट्स अप ऊपर की तरफ भेजना है। अब अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ देनी है अपने को, तो ए रेजिस्टेंस फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, यानी नीचे की तरफ लग रहा होगा, और mg तो हमेशा ही नीचे लगना है। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए जो फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे लगाएंगे तो चार्ज नेगेटिव होने के कारण क्यू ई वाला फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग पाएगा। तो ई की डायरेक्शन तो आ गई नीचे की तरफ, और वैल्यू निकालना चाहें अगर अपन ई की तो कैसे लिख सकते हैं, ऊपर की तरफ लगने वाला, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है इसलिए एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसलिए फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। तो क्यू ई इक्वल टू कितना हो गया, एम जी प्लस एयर रेजिस्टेंस एफ एयर, और एफ एयर की वैल्यू जो है वो हम यहाँ से डाल सकते हैं क्योंकि सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, इसलिए एयर रेजिस्टेंस सेम ही रह जाएगा। तो एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से डाल दी अपन ने, तो ये भी एम जी और ये भी एम जी, यानी कितना हो गया 2 mg, और ये क्यू ई, तो क्वेश्चन में हमें क्यू दिया हुआ है, उससे हमें ई की वैल्यू पता लग जाएगी। ई पता लग गया तो ई की मैग्नीट्यूड यहाँ से पता लग गया और ई की डायरेक्शन यहाँ से पता लग गया, हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना था। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरी बेस्ड है। एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है और इसमें हमें बोला हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से चेंज हो रहा होगा। तो सॉलिड स्फीयर में अपन ने ई वर्सेज आर का ग्राफ देखा, क्या बना था वो ई वर्सेज आर का ग्राफ। जब तक अंदर वाली पोजीशन पर थे तब तक ई प्रोपोर्शनल टू आर था और फॉर्मूला था के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और बाहर वाली पोजीशन के लिए ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था। तो सरफेस तक के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि सरफेस तक ये लीनियरली बढ़ेगा और उसके बाद ये कंटिन्यूसली घटता जा रहा होगा। तो इंक्रीजेस अप टू आर लेस देन इक्वल टू आर एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम आर बराबर आर टू इनफाइनाइट। ये है क्वेश्चन नंबर 4। टू पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ई एग्जिस्ट इन द रीजन। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर कर रहा है, चार्ज उसका -e और मास है m, और इस पॉइंट से जहां से एंटर किया उसकी वेलोसिटी v जे के वाली डायरेक्शन में है, क्वेश्चन में डायग्राम में दिखाया हुआ है। और थोड़ी दूर चलने के बाद उसका जो कोऑर्डिनेट हो गया a,0 से वो हो गया 2a,d, और y डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है वो भी y के ही सेम v के ही बराबर है, और x में कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई है, हमने मान लिया माना कि वो वेलोसिटी v1 के बराबर है। तो एक तो हमें v1 पता करना है क्वेश्चन में, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता लगानी है। तो एक बात हम बता सकते हैं कि y डायरेक्शन की स्पीड में तो कुछ चेंज आया नहीं, इस कारण से y वाली डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा भी नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर टेढ़ा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके जो दो कंपोनेंट होंगे उसमें से एक कंपोनेंट y वाली स्पीड को चेंज कर देगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में रहा होगा, x वाली डायरेक्शन में। अब x वाली डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दो पॉसिबिलिटी है, +x में या -x में। तो मान लो +x में है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड +x में है और इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो उधर की तरफ लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन उस तरफ मूव कर रहा होगा, जबकि x कोऑर्डिनेट तो प्लस में आया है, ये तो इधर की तरफ चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो -x वाली डायरेक्शन में रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर वाली डायरेक्शन में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो +x वाली डायरेक्शन में लग जाएगा, यानी इधर की तरफ E/m, ये इसका x डायरेक्शन पे लगने वाला फोर्स, और इससे x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें जैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लगानी है, तो इसमें x का कोऑर्डिनेट और y डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट का चेंज पता है अपने को। तो x में और y में इक्वेशन लगा दें, तो पहले y में लगाते हैं, sy इक्वल टू UIT प्लस हाफ AY इंटू टी स्क्वायर। y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसमें, ये d है, 0 है, तो d - 0 यानी d, और y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो कितनी v इंटू टी, y में कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए टर्म 0 हो गई। तो यहाँ से टाइम पता लग गया अपने को कि कितनी देर में ये वहां से ए से बी वाली पोजीशन पर वो पहुंचा है, और इस पोजीशन का कोऑर्डिनेट का नाम दिया हुआ है ए और इस वाले का नाम दिया हुआ है बी। तो ए से बी पर कितनी देर में ये पहुंचा है। इसके बाद एक्स डायरेक्शन में भी इक्वेशन लगा दें ऐसे ही, एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये लगाया अपन ने यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स वाले डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखे, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, 2a माइनस ए, यानी कितना बचा ए। एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी एक्स वाली 0 है इसलिए 0 हो गया, और प्लस हाफ ए एक्स, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन वो है E/m और इनटू टी स्क्वायर, टी यानी d/v का स्क्वायर। तो हो गया अपने पास
डी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। तो यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता लग गया, ई बराबर, इस सबको इधर भेज दें तो कितना हो गया 2ma v² अपॉन और इधर से ई डी स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दिए हमें। पहले में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आगे दिया हुआ है रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ वर्क डन। अब रेट ऑफ वर्क डन का मतलब क्या हो गया, पावर, तो पावर एट बी बताना है। पावर यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, और एफ वेक्टर में फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, इस पर ई माइनस आई केप डायरेक्शन में, और वेलोसिटी जो है इसकी वो एक्स में भी है और वाई में भी है। एक्स में क्या है v1 आई केप और वाई में है वी जे केप। तो डॉट प्रोडक्ट इसलिए आई डॉट जे तो जीरो हो जाएगा, आई डॉट आई बचा रह गया। तो यहां से कितना हो गया ई इंटू वी1, और उसका मैग्नीट्यूड बताना है अगर अपने को, तो माइनस साइन नहीं रहा यहाँ पर अब। तो ये हो गया ई इंटू वी1। अब ई तो यहाँ रहा अपने पास, अब वी1 और निकाल लें। तो वी1 की वैल्यू कैसे निकालें, वी1 निकालने के लिए एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगा दें, v बराबर u प्लस ए टी। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो गई है v1, एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है ई बाई एम, और इस ई को इधर भेज दो, इस एम को इधर भेज दो, तो यहां से ई बाई एम का वैल्यू पता लग गया। कितना हो गया ई बाई एम, ई बाई एम इक्वल टू, ये हो गया अपने पास 2a v² और अपॉन डी स्क्वायर, यहाँ डाल दिया अपन ने, और टी की वैल्यू भी यहां से डाल दी, टी इक्वल टू कितना डी बाई वी। तो ये हो गया अपने पास 2a v² अपॉन डी स्क्वायर इंटू और डी बाई वी, तो डी बाई वी, तो ये डी कैंसिल हो गया यहाँ से, और उसके अलावा एक वी कैंसिल हो गया ये वाला। तो क्या बचा रह गया यहाँ पर, ये रह गया अपने पास एक डी कैंसिल होने के बाद 2a v/d, ये v1 आ गया। तो v1 है अपने पास, e है अपने पास, ये दोनों वैल्यू उठा करके ये v1 की वैल्यू तो यहाँ से डाल दी, e की वैल्यू यहाँ से डाल दी, तो इससे अपने को पावर एट बी पता लग जाएगा। और एक और ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि रेट ऑफ वर्क डन एट ए पर बताना है, पर ए पर तो जो फोर्स है एक्स डायरेक्शन में और वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 90, तो डॉट प्रोडक्ट ए वाली पोजीशन पर यहाँ पर वो कितना हो जाएगा 0। और आखिरी पार्ट में पूछा है वेलोसिटी एट बी, तो ये कितना हो जाएगा v1 आई केप प्लस वी जे केप। तो v1 आई केप यानी ये इंटू आई केप और प्लस वी जे केप। ये है क्वेश्चन नंबर 5। 3 पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो क्वेश्चन है उसमें तो केवीटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो वो अपन ने फॉर्मूला भी याद किया हुआ है, रो C1 C2 अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, और उसमें उस पॉइंट ए का तो नाम ही नहीं आता जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू आती है केवीटी के अंदर, रो C1 C2 अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। 6 7 8 की बात करते हैं अपन अब। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक कॉम्प्रेंशन वाली बात कर रहे हैं, तो रो वर्सेज आर का ग्राफ दिया हुआ है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से वेरी हो रहा है, रो वर्सेज आर का ग्राफ, और ये पोजीशन दे रखी है, और जहां तक कांस्टेंट है वैल्यू, और जिसके बाद लीनियरली वेरी कर रहा है वो ए से लेकर आर तक की पोजीशन। अब न्यूक्लियस एक दिया हुआ है, और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है द न्यूक्लियर चार्ज ZE, तो न्यूक्लियस का जो चार्ज दिया हुआ है कुल मिलाकर Q, वो JD के बराबर दिया हुआ है, टोटल चार्ज Q बराबर JD, और द न्यूक्लियर चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द न्यूक्लियस रेडियस r। और फिर हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर अपन, तो 6 में हमसे पूछा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल टू r, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। अब देखो ये जो हम एलिमेंट लें अगर, तो इस एलिमेंट के लिए पॉइंट कहाँ पर है बाहर, तो इसे उठा के कहाँ रख सकते हैं अपन सेंटर पे, तो हर एक एलिमेंट के लिए ये डी क्यू उठकर कहाँ पहुंच जाएगा सेंटर पे। तो ई की वैल्यू अगर अपन निकाल रहे हैं तो ये है इंटीग्रल ऑफ डी, यानी इंटीग्रल ऑफ के डी क्यू अपॉन, और सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस यानी कितना आर स्क्वायर। तो यहां से के अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया और इंटीग्रल डी क्यू बच गया। अब देखो इंटीग्रल डी क्यू में सारा क्यू जुड़ करके डी क्यू जुड़ करके क्यू के बराबर हो गया, और टोटल क्यू तो हमको दिया हुआ है, तो हमें कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि क्यू दिया हुआ था, टोटल मिलाकर के तो बन गया कितना के जेड ई अपॉन आर स्क्वायर। तो पहले पार्ट में हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस ए पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है, तो इसमें ए तो आ ही नहीं रहा, के आया जेड आया ई आया आर स्क्वायर आया, तो ए से इंडिपेंडेंट हो गया ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 8 में 8 देख लेते हैं पहले। 8 में क्या दिया हुआ है अपने को कि अगर ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस की बात चल रही है, इसकी जगह किसी जनरल फॉर्म में न्यूक्लियस की बात चल रही है कि ये देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज लीनियरली डिपेंडेंट अपॉन आर।
अब लीनियरली डिपेंडेंट अपॉन आर का मतलब ई बराबर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो वाला फॉर्मूला देखा था अपन ने, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो। ये कब के लिए देखा था? जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो उसमें ई की पावर 1 आर की पावर 1 के प्रोपोर्शनल थी। तो लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर कब आया? जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जब हमें बोला है कि लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर, इसका मतलब 8 वाले क्वेश्चन में जो रो है वो कैसा होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट होने पर जो ये फॉर्मूला है ई का, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो, उसका यूज कर सकते हैं, यानी ई प्रोपोर्शनल टू आर वाली बात का यूज कर सकते हैं। तो ऐसा होने के लिए रो को कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो रो अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे आएगा कांस्टेंट? ये पूरा ऐसा कैसा बना रहना चाहिए, कहां तक, आर तक। आर तक बना रहे इसके लिए क्या होना चाहिए, ए जो है वो कहां पर आ जाए, आर वाली पोजीशन पर। तो अगर ए इक्वल टू आर हो जाएगा ना, तो ये इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, रो वर्सेस आर का ग्राफ इस तरह से हो जाए कि ए जो है वो आर के बराबर ही आ जाए, तो ई प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमने बताना था कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी पूरे टाइम ही वो कांस्टेंट वैल्यू का रो होना चाहिए। और इसके बाद अब बीच में क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अपन। 7 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को कि फॉर ए इक्वल टू जीरो, अब ए को जीरो करना है अपने को, यानी ये पॉइंट जीरो वाली पोजीशन पर आ जाना चाहिए। अब अगर ये पॉइंट जीरो वाली पोजीशन पे आएगा तो ये ग्राफ जो है वो इस तरह का हो जाएगा। तो ये ग्राफ बना दें अपन इसका, तो ग्राफ इस तरह का हो गया फॉर ए इक्वल टू जीरो। ए इक्वल टू जीरो हो गया तो ये तो हो गया डी वाली पोजीशन, और ये है रो वर्सेज आर का ग्राफ, और ये वाली पोजीशन है कैपिटल आर। तो अपन इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो रो वर्सेज आर के रिलेशन से अपने को जो है रो आर का फंक्शन जो पता है वो पता लग गया। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख दी अपन ने। तो ये हो गया रो एम स्लोप टेन थीटा। तो स्लोप क्या बना, 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो यानी कितना, माइनस डी अपॉन आर, और इंटू स्मॉल आर के साथ वेरी कर रहा है अगर, तो इसलिए स्मॉल आर, और इंटू सी, सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, सी, यानी ये वाला वैल्यू हो गया डी। तो ये बन गया अपने पास रो का फंक्शन, ये बना रो का फंक्शन। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसा पूछा है अपन से कि ये पता लगाना है अपने को कि डी की वैल्यू क्या बनेगी, इस डी की वैल्यू। अब देखो अपने पास रो का फंक्शन है ना, तो क्यू हम भी निकाल सकते हैं, और क्यू हमें दिया भी है, तो उससे अपने कोई एक अननोन निकाल सकते हैं। तो ये जो क्यू है टोटल मिला करके, बताओ कितना बनेगा, कैसे लिख सकते हैं उसको अपन, इंटीग्रल डी क्यू, और इंटीग्रल डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। जैसे वेरिएबल है उसका, अब अगर एक्स बोलना हो तो एक्स बोल दो, आर स्क्वायर बोलना है तो एक्स आर स्क्वायर बोल दो। तो जैसे मान लो अपन ने एक्स पे जाके डी एक्स का एलिमेंट लिया है, तो फिर इसको अपन ने 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख दिया। तो ऐसा करते हैं फिर अपन, ये जो रो का फंक्शन है इसको अपन इसको एक्स के टर्म में लिख देते हैं, है ना। तो वैसे तो आर का फंक्शन है पर अपन एक्स के टर्म में लिखते हैं। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, आर का नाम एक्स डाल देता हूँ, क्योंकि अपन ने ये जो एलिमेंट लिया है वो एक्स वाले फॉर्म में लिया है। तो यहां से क्या बन गया वैल्यू, क्यू, क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है अपने को, जेड ई, क्यू बराबर जो दिया हुआ है अपने को वो है जेड ई, और यहां से रो का वैल्यू डाल दिया अपन ने, कितना बना रो का वैल्यू, माइनस डी बाई आर और इंटू एक्स और प्लस डी, ये बना रो का वैल्यू, और इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और कहां से कहां तक इंटीग्रेशन कर सकते हैं अपन इसका, एक्स का, जीरो से लेकर आर तक। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इस वाली लाइन का, तो इस इंटीग्रेशन में डी वाली टर्म आ रही होगी, और क्यू हमको पता है इसे जेडी के टर्म में, तो इससे अपने को डी की वैल्यू पता लग जाएगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। 3 पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कूलम्बिक फील्ड ऑफ चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज इज मूविंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो हमें क्या क्या पता लगाना है, एक तो एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इनमें से क्या कंजर्व रहेगा इसके बारे में पता लगाना है। तो देखो ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, इस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमेशा पीछे बढ़ाने पर यहीं से पास हो रहा होगा। तो यहीं से पास हो रहा होगा, तो बताओ इस पर लगने वाले फोर्स का टॉर्क, टॉर्क ऑफ फोर्स ऑन माइनस क्यू अबाउट प्लस क्यू, प्लस क्यू के अबाउट माइनस क्यू पर जो फोर्स लग रहा है उसका टोक कितना आएगा, जीरो आएगा। अब टोक अगर किसी पॉइंट के अबाउट जीरो आया है, मान लो इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूं या प्लस क्यू नाम दे देते हैं, तो इसके अबाउट अगर टोक जीरो आया है, तो टोक जीरो होने का मतलब क्या हो गया, टोक जीरो होने का मतलब डीएल बाई डी टी जीरो हो गया, यानी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब
ये ऐसा बोल सकते हैं कि आई इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट हो गया, या यूं बोल सकते हैं कि एम वी इंटू आर का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट हो गया। तो अब आप देखें आई का वैल्यू क्या होगा, एम इंटू आर स्क्वायर। अब देखो यहां से आर जो डिस्टेंस है इलिप्स वाले केस में हर वक्त आर की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब आर चेंज हो रहा है, इसका मतलब जो आई है वो चेंज हो रहा है। और अगर आई चेंज हो रहा है, ये आई अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओमेगा है ये भी चेंज हो रहा है। तो क्या क्या चेंज हो रहा है, ओमेगा जो है वो चेंज हो रहा है, आई जो है वो चेंज हो रहा है। और एल को अगर अपन एम वी आर लिखें तो एल इक्वल टू एम वी आर में एल कांस्टेंट है, एम तो कांस्टेंट है ही, लेकिन आर जो है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब वी जो है उसको भी चेंज होना पड़ेगा। तो इसका मतलब वी जो है वो भी चेंज हो रहा है। और उसके अलावा वी की बात हो गई, और काइनेटिक एनर्जी की बात करें हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर में वी चेंज हो रहा है, इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। और लीनियर मोमेंटम की बात करें तो पी वेक्टर की बात करें तो एम इंटू वी वेक्टर से वी की तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और वी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, इसलिए जो पी है वो भी चेंज हो रहा है। इसलिए लीनियर मोमेंटम जो है वो भी बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमें लीनियर मोमेंटम के बारे में बताना था, एंगुलर वेलोसिटी, स्पीड, स्पीड जो है वो भी चेंज हो रही है। तो ये कुछ क्वांटिटीज थी, उनके बारे में बताना था। एनर्जी की ओर बात करते हैं। एनर्जी इसमें पूछा तो नहीं, लेकिन एनर्जी की बात करें तो इसके मोशन के दौरान सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स की प्रेजेंस में एनर्जी का लॉस नहीं होता, इसलिए अपन इसमें किस चीज का यूज कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है, एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। तो इस तरह के सवाल में अगर दो बातें दो अननोन हो अपने पास, तो एक तो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, सॉरी एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो लिप्स के सवाल में क्या दो चीज लगा सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन। ये है 12 3 पार्ट 1 के। क्वेश्चन नंबर 13 में अब आगे क्या दिया हुआ है कि सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इसकी रेडियस आर है और चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें टोटल मिला करके, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी वो बदल रही है। रो इक्वल टू क्या दिया हुआ है अपने को चार्ज डेंसिटी के लिए, रो इक्वल टू के आर ए। के अपन 1/4 को भी लेते हैं, तो इसको मैं के वन बोल देता हूँ। और रेडियस अपन एलिमेंट जो लेते हैं जनरली एक्स लेते हैं, तो इसको मैं एक्स की पावर ए बोल देता हूँ। है एक ही बात, लेकिन अपन एक्स ही लेते आए हैं तो इसको एक्स के टर्म में बोल देता हूँ। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वेरी कर रहा है। जैसे अपने रो नोट एक्स वाला क्वेश्चन किया था ना, वैसा ही सवाल है, रो नोट एक्स टाइप का, बस पावर जो है वो एक गिवन है यहाँ पर। और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इक्वल टू आर बाई टू, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला हुआ है हमको आर इक्वल टू आर बाई टू पर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर है, इज 1/8 टाइम्स दैट एट आर इक्वल टू आर। तो 1/8 टाइम से जो आर इक्वल टू आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके मुकाबले ये वाली वैल्यू। तो आर इक्वल टू आर बाई टू पर निकाल लेते हैं और आर इक्वल टू आर पर निकाल लेते हैं। तो आर इक्वल टू आर बाई टू पर निकालना है, जैसे अपने को पॉइंट ए बोल दें इसको अपन, जैसे ये वाली जो पोजीशन है वो ए के करस्पॉन्डिंग है, और आर इक्वल टू आर यानी वाली जो पोजीशन है वो बी के करस्पॉन्डिंग है। तो बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका 1/8 टाइम्स है ए वाली पोजीशन पर। तो एलिमेंट ले अपन इसमें, तो आर बाई टू वाली पोजीशन के लिए दो तरह के एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट जो एक अंदर की तरफ वाले और बाहर की तरफ वाले। तो इसको अपन ऐसे दो टुकड़ों में लिखे, डी ई वो सारे एलिमेंट जो कहां से कहां तक है, जीरो से लेकर के आर बाई टू तक, और वो सारे एलिमेंट जो कहां से कहां तक है, आर बाई टू से लेकर के आर तक। दोनों के लिए डेफिनेशन अलग अलग आएगी, इसलिए ऐसे अपन ने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। और इसके लिए तो आर इक्वल टू आर यानी बी वाली पोजीशन के लिए तो सारे ही एलिमेंट के लिए बी बाहर है, यानी एक ही तरह का एलिमेंट है। तो क्या लिख सकते हैं, डीई और कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के आर तक। अब इसमें से ये वाले जो एलिमेंट है, ये वाले जो एलिमेंट है उनके लिए देखो ए वाला पॉइंट कहां पर लाई करता है, अंदर, और अगर अंदर लाई करता है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो ये वाली जो टर्म है वो जीरो हो जाएगी। तो हमें जीरो से लेकर आर बाई टू तक निकालना रह गया। तो जीरो से लेकर आर बाई टू तक कैसे लिखेंगे, ये वाले एलिमेंट के लिए ए बाहर है तो इसे उठा के कहाँ रख दें, सेंटर पे। तो सेंटर पे डी क्यू चार्ज आ गया, और सेंटर से ए की डिस्टेंस कितनी है, आर बाई टू। तो यहाँ डाले वैल्यू के डी क्यू अपॉन आर बाई टू का स्क्वायर। ये क्या हो गया, डीई की वैल्यू हो गई, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना रहेगा अपने को, इसका जीरो से आर बाई टू। ये वाली वैल्यू क्या हो गई, जीरो, और यहां से वैल्यू निकालें तो ये हो गया 1/8, और इसमें के डी क्यू
एलिमेंट पे चार्ज अगर डी क्यू, लेकिन बी बाहर है तो उठा के सेंटर पे रख दिया तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी, 0 से लेकर आर तक। अब देखो इसमें जो आर स्क्वायर यहाँ आएगा और ये जो आर स्क्वायर है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया ये वाला, और ये जो के है वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर देते हैं ये के और ये वाला आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। और 2 का स्क्वायर ऊपर जाकर 4 बन गया और 8 ये है, तो बाहर टोटल मिला करके कितना बन गया 32, ये तो 32 हो गया। और यहाँ बचा डी क्यू, तो डी क्यू का मतलब क्या हो गया, रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो रो की वैल्यू भी डाल देते हैं, रो यानी k1 इंटू एक्स की पावर a, ये लिख रहे हैं अपन डी क्यू की वैल्यू, रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये बना डी क्यू। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के और r/2 तक। और इधर के लिए देखें, इसके लिए ये क्या है 1/8 का 8 तो उधर चला ही गया, और इंटीग्रल डी क्यू और फंक्शन तो वही रो इंटू, तो रो का मतलब k1 एक्स की पावर है और डी क्यू का मतलब 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस बार लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर a तक। और ये जो k1 है वो कैंसिल हो गया, उसके अलावा ये जो 4 पाई है वो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर, x की पावर a+2, उसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x की पावर a+3 अपॉन a+3। तो इधर जो अपॉन a+3 आएगा और इधर भी a+3 आएगा, तो a+3 तो कैंसिल हो गया। और क्या बचा रहेगा एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा में बचा रहेगा इधर x की पावर a+3, तो बनेगा r/2 की पावर a+3, तो r की पावर a+3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा रह गया 1/2 की पावर a+3 इक्वल टू, सारा पार्ट कैंसिल होने के बाद यहाँ क्या बचा रह गया अपने पास, ये बचा रह गया 2 की पावर a+3 इक्वल टू 32, और जो 32 है उसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर लें, तो a+3 इक्वल टू 5, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ गया 2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रो बराबर रो नोट एक्स वाले के लिए a की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है, 2 नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हैं और रेडियस है इसकी r और 2r, और चार्ज डेंसिटी गिवन है ρ1 ρ2, तो मान लो उससे करस्पॉन्डिंग चार्ज जो है वो q1 और q2 है। तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं और हमें क्वेश्चन बोला हुआ है द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का मिलाकर जो रिजल्टेंट बनेगा एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। जैसे ये C1 है C2 है, तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर 2r डिस्टेंस पर इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग 2r डिस्टेंस पर, तो 2r डिस्टेंस इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं। और इन दोनों 2r डिस्टेंस पर क्या बोला हुआ है अपन से कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 0 है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इधर से जो 2r बनेगा उसमें r तो ये हो ही गया और r यहाँ से, और तो ये टोटल मिला करके ये डिस्टेंस कितनी जाएगी 2r, r यहाँ से यहाँ तक है और r ये वाली यहाँ से यहाँ तक है, और 2r इधर से इधर की तरफ भी, तो r अगेन यहाँ तक और r यहाँ तक, तो ये वाली पोजीशन हो गई। तो मान लो इस पॉइंट का नाम a दे देता हूँ, तो एक तो a पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पॉसिबल है और एक b पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है, तो इन दोनों पॉसिबिलिटी को चेक करें। उससे पहले चार्ज की वैल्यू लिखना चाहें तो जैसे q1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, q1 इक्वल टू जाएगा ρ1 और इंटू 4/3 पाई इंटू r क्यूब, और q2 की वैल्यू लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा ρ2 और इंटू 4/3 पाई और 2r का होल क्यूब। ये रो के टर्म्स में अपने q की वैल्यू लिख दी क्योंकि हमें तो रो गिवन था क्वेश्चन में। अब a पर और b पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 करनी है, तो पहले a पर देखें, a वाला पॉइंट इसके भी बाहर है और इसके भी बाहर है, दोनों के लिए ही बाहर है, तो बाहर के लिए अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आया तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आना चाहिए इस वाली डायरेक्शन में, तो a पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए चार्ज का साइन अपोजिट होना चाहिए, यानी अगर ये प्लस तो ये माइनस होना चाहिए, यानी इनके ρ1/ρ2 का रेशियो जो है वो माइनस में आना चाहिए। तो साइन हमने पहले डिसाइड कर लिया माइनस में आना चाहिए, अब मैग्नीट्यूड और डिसाइड कर लेते हैं। तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखे इन टर्म्स ऑफ q1, तो क्या बन जाएगी, वो हो जाएगी k q1 अपॉन और सेंटर से डिस्टेंस वो कितनी है 2r का होल स्क्वायर, और ऐसे ही इसके लिए वो कितना हो जाएगा, ये हम मैग्नीट्यूड को बराबर कर रहे हैं, साइन हम डिसाइड कर चुके हैं कि माइनस का ρ1/ρ2 का रेशियो आना चाहिए, तभी दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो पाएगा। तो यहाँ से बन गया KQ2 अपॉन और सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस कितनी बनेगी, तो ये है 2r और ये 2r और ये अगेन r, टोटल मिलाकर 5r हो गया। यहाँ से इसके छोटे जगह सेंटर से 2r के लिए बोला था अपन से, तो यहाँ से जो 2r है और ये r 3r और ये 2r 5r, तो यहाँ से डिस्टेंस हो गई 5r, तो 5r का होल स्क्वायर।
क्वेश्चन में हमने Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ निकाली हुई है, वो वहाँ डाल देंगे तो एक रेशियो तो हमें उससे पता लग जाएगा। और दूसरा बी वाली पोजीशन पर जीरो करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बी वाली पोजीशन पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है तो वो कैसे करेंगे? बी वाला पॉइंट इसके तो आउटसाइड है लेकिन इस बड़े वाले स्फीयर के इनसाइड है, तो इसके लिए इनसाइड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा इसके लिए आउटसाइड वाला फॉर्मूला? अच्छा पहले डायरेक्शन और चेक कर लेते हैं। Q1 के कारण इधर की तरफ आएगा, Q1 के कारण इधर की तरफ, तो Q2 के कारण किधर की तरफ आना चाहिए? इधर की तरफ। तो अगर ये प्लस चार्ज होगा तभी रिपल्शन का आ रहा होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसका मतलब ये प्लस है अगर, तो ये भी प्लस होना चाहिए, ये माइनस है तो वो भी माइनस होना चाहिए, यानी दोनों का साइन एक जैसा आ गया, तो रेशियो का साइन एक जैसा आ जाएगा। तो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन लिखना चाह रहे हैं तो कितना हो गया? KQ1 अपॉन, और सेंटर से यहाँ बी की डिस्टेंस वो कितनी हो गई? सेंटर से बी की डिस्टेंस वो होगी बी की, ये यहाँ से यहाँ तक आर हो गया और ये आर हो गया, तो 2r, तो KQ1 अपॉन 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका तो हम रो के टर्म्स में वैल्यू लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, आर माना सेंटर से डिस्टेंस, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी इसकी? आर, अपॉन आर, और ये 3 एप्सिलॉन 0। के को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख देंगे, Q1 की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे, तो इससे अपने को रो 1/रो 2 का रेशियो पता लग जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी के लिए दो रो 1/रो 2 का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 23 में। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दोनों स्फीयर जो है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, एक की रेडियस R1 R2 है और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो और माइनस रो है, और ये पोर्शन ओवरलैप कर रहा है। अब जो ओवरलैप कर रहा है वो प्लस रो और माइनस रो दोनों भरा होने से एक तरह से खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। अब हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो एम्प्टी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें किसी पॉइंट, जैसे इस पॉइंट का नाम ए दे दें अपन, तो इस ए वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो ये वाला स्फीयर अगर अपन देखें तो ये प्लस रो से भरा हुआ है, यानी अपन इसे सॉलिड स्फीयर की तरह से ले सकते हैं पूरी तरह से, और ये माइनस रो से भरा हुआ है। ओवरऑल ये पोर्शन खाली है, लेकिन इंडिविजुअली अगर ये स्फीयर और ये स्फीयर देखें तो ये इधर के लिए प्लस रो से भरा हुआ है और इधर के लिए माइनस रो से भरा हुआ है। तो ए वाली पोजीशन पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे? ए वाली पोजीशन पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना बन जाएगा? रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, तो रो और आर वेक्टर का मतलब क्या हो गया? C1 A वेक्टर और अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, और इसके लिए क्या हो जाएगा? रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 माइनस रो और इंटू आर वेक्टर कितना हो गया? C2A वेक्टर और अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, और इसमें से रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया और क्या हो गया? C1A वेक्टर माइनस C2A वेक्टर, और इस माइनस को अंदर भेज दें तो अंदर जाकर क्या बन जाएगा? रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 और C1A वेक्टर प्लस AC2 वेक्टर, और C1A वेक्टर प्लस AC2 वेक्टर क्या बन जाएगा? जो अपने पहले एग्जांपल में भी देखा था, जो 49 वाला एग्जांपल था, C1A प्लस AC2, ये क्या बन जाएगा? C1 C2 वेक्टर। तो इसको कुल मिलाकर अपन क्या बोल सकते हैं? रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 इंटू C1 C2 वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। तो इसमें हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड हो गया, और साथ में इसकी डायरेक्शन है वो हमेशा C1 से C2 को ज्वाइन करने वाली डायरेक्शन हो गई, ये 24। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 30 भी है। 30 वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी ऐसी कैविटी दे रखी है, और रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, उसमें C1 C2 का जो नाम है वो ए दिया हुआ है अपने को, तो उसकी जगह ए डाल देंगे। तो सेम ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 26 में 26 में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है कि E1 E2 E3 R नोट पर इक्वल है, और किसी से कारण है एक पॉइंट चार्ज के कारण, तो इसमें तो हमें बस फॉर्मूला लिखना रह गया कि पॉइंट चार्ज के लिए हो गया K अपॉन R स्क्वायर, और इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए हो गया 2K लैम्डा बाय R, और इन्फाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। तो 26 में बस फॉर्मूला पूछा था, तो अपन 29 पर आते हैं। 29 वाले क्वेश्चन में क्या है देखो, इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर दे रखे हैं, लेमडा चार्ज डेंसिटी है, और दो केस है, एक बार यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और एक बार माइनस क्यू चार्ज है, और ये अभी इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, और यहाँ से हमने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेस करने पर इसका इक्विलिब्रियम का टाइप कैसा होगा? क्या एसएचएम करेंगे दोनों या केवल कोई एक एसएचएम करेगा, ये हमें पता लगाना है। तो अभी तो इस पर दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स जो है वो इक्वल है। अगर मान लो हम इसको 1 नाम दें और इसको 2 नाम दें, तो E1 E2 दोनों 2K लैम्डा बाय R के बराबर है। पर यहाँ से मान लो हमने हल्का सा x डिस्प्लेस किया इसको, इस वाले चार्ज को, तो अब क्या होगा? इस वाली पोजीशन पर इस 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो है QE1 इधर की तरफ, और इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो कितना? QE2। तो नेट फोर्स की बात करें अगर अपन, तो इन दोनों में से कौन सा फोर्स बड़ा होगा? E का फॉर्मूला होता है 2K लैम्डा बाय R, तो इससे R कम हो गया तो इसका फोर्स ज्यादा बनेगा, तो F नेट की जो वैल्यू बनी वो कितना हो गया? QE2 माइनस QE1, ये है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हम दिखा चुके हैं, इधर की तरफ बनेगा F नेट। तो
एफ नेट इधर की तरफ बनेगा, तो इसका मतलब ये लोड करके वापस आ रहा है। इसका मतलब टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इसका स्टेबल हो गया अगर अपन इसको अलोंग द एक्स एक्सिस स्लाइटली सा डिस्प्लेस कर रहे हैं। और अब ये क्या एसएचएम करेगा, तो इसका एसएचएम करेगा या नहीं करेगा वो हम फोर्स का एक्सप्रेशन देख करके बता सकते हैं कि अगर फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल आया तो वो एसएचएम होगा, और नहीं आया तो एसएचएम नहीं हो रहा होगा। क्वेश्चन में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट भी हमको दिया हुआ है, तो क्यू और ई की वैल्यू लिखे तो 2k लेमडा बाई आर में, अब डिस्टेंस जो है यहाँ से ये वाली ये कितनी रह गई आर माइनस एक्स, और उधर से कितनी हो जाएगी आर प्लस एक्स, तो ये हो गया आर माइनस एक्स और इधर वाला ये हो गया आर प्लस एक्स, तो 2k लेमडा भी बाहर आ गया यहाँ से, और ये बन गया नेट फोर्स के लिए Q इंटू 2k लेमडा, और एलसीएम बन गया आर प्लस एक्स और आर माइनस एक्स, आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस एक्स, और ये हो गया आर प्लस एक्स माइनस आर प्लस एक्स, इसका मतलब कितना हो गया 2x। अब नीचे बन गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2k Q लेमडा और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, 2 को बाहर भेज दे तो 4 हो गया, तो 4 इंटू एक्स। अब क्या है कि ये वैसे बना है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ज्यादा बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए तो एसएचएम नहीं है, लेकिन अगर एक्स स्मॉल लें अपन, यानी इफ एक्स इज लेस देन आर, तो फिर क्या होगा, फिर इस वाली स्थिति के लिए ये वाला जो पोर्शन है इसमें इसको अपन आर स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, और फिर उस स्थिति में जो नेट फोर्स है ये आर स्क्वायर हो गया, तो नेट फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल हो गया, और नेट फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल हो गया, इसका मतलब ये एसएचएम हो जाएगा। और अगर ये चार्ज माइनस क्यू ले अगर अपन यहाँ पे, तो माइनस क्यू लेने पर क्या होगा, जैसे हम इसको यहाँ पर खिसकाएंगे तो अब की बार क्या है कि क्यू ई टू वाला जो फोर्स है वो इधर की तरफ लगेगा, और बड़ा वाला वैल्यू इधर की तरफ लगेगा, तो ये तो इधर ही चला जाएगा, इधर ही चला जाएगा, इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया और फिर वो एसएचएम नहीं कर रहा होगा, तो केवल ये प्लस क्यू वाले केस के लिए ही एसएचएम कर रहा है। नेक्स्ट टर्म जो है वो है अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस, और कोई सोर्स चार्ज है जैसे यहाँ पर, और इस सोर्स चार्ज के कारण हम दो पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, जैसे बी है ये ए है और ये सोर्स चार्ज है, और सोर्स चार्ज का कुछ वैल्यू है मान लो कुछ क्यू, और हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वैसे हम पहले निकाल चुके हैं, जो अपन ने वीपी लिखा था वो वीपी माइनस वी इन्फाइनिटी लिखा था, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन किया था अपन ने, किसी पॉइंट पी का सोर्स के कारण किसी पॉइंट पी का ऐसे डिफाइन किया था कि इनफाइनाइट से उस पॉइंट पी तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को स्लोली लाने में किया गया वर्क डन। एक्सटर्नल एजेंट के टर्म में इस तरह से डिफाइन किया था अपन ने, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी अपॉन क्यू और प्रोवाइडेड डेल्टा के इक्वल टू 0। इस तरह से हमने पोटेंशियल डिफाइन किया था किसी पॉइंट का। किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, एक्चुअली हमने तो कहा था कि हम तो डिफाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ही कर सकते हैं, क्योंकि वर्क डन जो है वो किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के लिए आ रहा होगा, और एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के लिए आ रहा होगा, तो उस दौरान जो है यहाँ पर जो डेल्टा यू बनेगा उसमें अगर हमें एक जगह का यू निकालना है तो दूसरा यू वो लेना पड़ेगा जिसकी वैल्यू हम जानते हो। तो इसलिए हमने किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए जानकर इनफाइनाइट को रेफरेंस लिया था, ताकि उसकी वैल्यू को हम जीरो ले सके और किसी पॉइंट का पोटेंशियल हम डिफाइन कर सकें। तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया था हमने, इनफाइनाइट से उस पॉइंट पी तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को स्लोली लाने में किया गया वर्क डन, यह है उस पॉइंट का पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है अपने को, तो ये एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस ही इसी तरीके से डिफाइन कर देंगे। पहले इनफाइनाइट से पी आ रहे थे, अब अपन बी से ए पर जा रहे होंगे, तो देखो इनफाइनाइट से जब पी आ रहे थे तो यहाँ लिखा था वीपी माइनस वी इनफाइनाइट, और अगर अपन बी से ए पर आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे बताओ, बी से ए पर आ रहे हैं तो लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। तो कैसे डिफाइन करेंगे अपन वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू यहां से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी की जगह अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर इनफाइनाइट टू पी की जगह बन जाएगा कहां से कहां पर आ रहे हैं अपन, बी से ए, तो ये हो गया बी टू ए अपॉन क्यू, और कैसे प्रोवाइडेड डेल्टा के इक्वल टू 0। तो जैसे अपन ने लिखा था वीपी किसी पॉइंट का पोटेंशियल, वैसे ही यहाँ पर अपन पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं। हालांकि हम अलग से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालेंगे, जो हमने पोटेंशियल निकाल लिए हैं उन्हीं का यूज कर लेंगे। अच्छा, एक और बात पे आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे जनरली ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ लिया जाता है कि
क्या किसी पॉइंट का पोटेंशियल रेफरेंस पर डिपेंड करता है? तो हाँ, डिपेंड करता है, क्योंकि हमने इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 लिया है। सवाल वाला चाहे तो रेफरेंस चेंज कर सकता है, वो बोले इनफाइनाइट का पोटेंशियल 10 वोल्ट लो, तो हम 10 वोल्ट लेंगे, फिर वो 10 इधर चला जाएगा तो उस पॉइंट का पोटेंशियल बदल जाएगा। तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन क्या दो पॉइंट का पोटेंशियल जो डिफरेंस रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा होगा? तो वो नहीं डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि हम जब वी ए माइनस वी बी निकालेंगे तो ये जो हमने वीपी लिखा है उसी तरीके से लिखें, तो वी ए माइनस वी इनफाइनाइट, ये तो है वी ए, और वीबी लिखें तो वी बी माइनस वी इनफाइनाइट। अब वी इनफाइनाइट कैंसिल हो गया और क्या बचा रह गया? वी ए माइनस वी बी। तो दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, ये रेफरेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कभी ये वाला ऑब्जेक्टिव पूछे कि दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस रेफरेंस पर डिपेंड कर रहा है क्या? तो नहीं, नहीं कर रहा है। अब ये तो हुआ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब इसी को वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। कहां से कहां के लिए? बी से ए के लिए। तो बी से ए के लिए इसी के लिए निकाल रहे हैं, सोर्स चार्ज वाले के लिए। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक कहां से कहां के लिए? बी टू ए वाली पोजीशन के लिए, और अपॉन क्यू, यहाँ डेल्टा के इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और ये जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है इसको अपन किसके बराबर लिख सकते हैं? माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? डेल्टा यू अपॉन क्यू। डेल्टा यू अपॉन क्यू इसको हम लिख सकते हैं। तो डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो कैसे लिखेंगे? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के टर्म में। और ऐसे ही जो है ये जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोसिटी के इसको अपन क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोसिटी को माइनस एफ ई डॉट डी आर। तो एफ ई डॉट डी आर में फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट डी आर और अपॉन क्यू, ये लिखा अपन ने, इसकी वैल्यू यहाँ पर। और ये जो चल रहा है यहाँ पे अपने पास वो क्या है? डेल्टा यू अपॉन क्यू। यानी यू फाइनल क्या? यू फाइनल कहाँ पहुंच रहे हैं अपन? बी टू ए में। यू फाइनल माना ए पर, माइनस यू इनिशियल क्या? बी। तो यू ए माइनस यू बी अपॉन क्यू। अच्छा, ये जो एफ ई डॉट डी आर है इसको क्या लिख सकते हैं अपन? एफ ई डॉट डी आर को माइनस क्यू ई डॉट डी आर, और क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया? माइनस ई डॉट डी आर। तो वैसी की वैसी लाइन आ गई जैसी पोटेंशियल डिफरेंस वीपी माइनस वी इनफाइनाइट पे आई थी। बस वहां इनफाइनाइट से पी आ रहे थे, और यहाँ ये सोर्स चार्ज है, अगर सोर्स चार्ज और ये है बी और ये है ए, तो यहाँ पर अपन कहाँ से कहाँ पे आ रहे हैं? बी से ए पर। तो बी से ए पर आ रहे हैं, और बी से ए पर आ रहे हैं तो पोजीशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी? बी से लेकर ए तक। ये तो हमने डिफाइन किया है, बाकी पोटेंशियल की वैल्यू हम निकालेंगे वैसे ही जैसे हमने वी ए और वी बी की वैल्यू निकाली थी। अब ये डिफाइन किया वी ए माइनस वी बी। अब इसका यूज क्या करेंगे? जैसे अपन पोटेंशियल निकाल चुके, अब जनरली अपन से क्या ना, क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालो, बी से ए पर जाने के दौरान स्लोली जब गए तो कितना वर्क डन हुआ। तो हम यहां से पता लगा लेंगे। देखो यहां से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बी टू ए किस तरह से? स्लोली अगर जा रहे हैं, यानी डेल्टा के 0 है, तो वो किसके बराबर होगा? क्यू को इधर ले गए तो बन गया क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। ये बन गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू पूछे अगर अपन से। और ऐसे ही वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पूछे तो इस क्यू को इधर की तरफ भेजेंगे तो माइनस और जाएगा उधर, तो वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए बन जाएगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रॉम बी टू ए, और डेल्टा के तो 0 है तो क्या बन गया? ये क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। अच्छा, आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू में सिर्फ इसी बात का तो फर्क है कि ये वी ए माइनस वी बी और ये वी बी माइनस वी ए है। हाँ, एक्सटर्नल एजेंट में स्लोली तो हमें लिखना ही होता है, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट में हम थोड़ा तेज भी लेकर के जाएंगे तो फिर बचा हुआ वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के चेंज में चला जाएगा। लेकिन अगर हमें इसको इसके बराबर लाना है तो तभी पॉसिबल है जब एक्सटर्नल एजेंट में डेल्टा के 0 लिखा हो। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर याद रख लें, और दूसरे के लिए हम बोल देंगे कि दूसरे का आंसर जो है उसका उल्टा आ रहा है। तो अपन ऐसा करें, चैप्टर इलेक्ट्रोसिटी की चल रहा है तो ये वाला याद रख लेते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रॉम बी टू ए इक्वल टू क्यू इंटू वी बी माइनस पी ए। जैसे हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं ना, तो बी टू ए तो जिस ऑर्डर में आया उसी ऑर्डर में यहाँ पर आ गया वी बी माइनस वी ए। एक्सटर्नल का उसका उल्टा हो जाएगा, तो अपन याद रखेंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। अच्छा, अब दोनों को मिलाकर एक साथ लिखना चाहें तो वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यानी इसके लिए और इसके लिए, वो कैसे लिख सकते हैं अपन? Q इंटू डेल्टा वी, क्यू इंटू डेल्टा वी के मैग्नीट्यूड से। और कभी अगर अपने को डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? वर्क डन का मैग्नीट्यूड अपॉन क्यू का मैग्नीट्यूड। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड तो यहां से निकाल लेंगे, और साइन जो है वो हम अलग से डिसाइड कर लेंगे।
साइन कैसे अलग से डिसाइड कर सकते हैं अपन? साइन में एक प्रॉपर्टी होती है पोटेंशियल की कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, उसकी मदद से हम साइन डिसाइड कर सकते हैं। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस वो टर्म किस तरह से देख सकते हैं? जैसे ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है कुछ और प्लस क्यू है मान लो, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर की तरफ है। मान लो हम जो है किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट से और उस पॉइंट तक आने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा ए, और बी का पोटेंशियल डिफाइन करें तो बी का पोटेंशियल क्या होगा? इनफाइनाइट से बी तक आने में वर्क डन। तो बताओ कि ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा? तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम आ रहे हैं इधर से इधर की तरफ, तो ए तक जितना वर्क डन हुआ बी पर और ज्यादा वर्क डन होगा, तो बी और ए में से किसका पोटेंशियल ज्यादा आएगा? बी का पोटेंशियल ज्यादा आएगा ए से। यानी क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब हम चल रहे हैं तो पोटेंशियल कम होता जा रहा है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की, ध्यान रखेंगे। क्या? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। उसकी मदद से क्या होगा कि जैसे कभी हमने वर्क डन दिया हुआ है और हमें इस बात की चिंता नहीं कर रहे कि वो एक्सटर्नल का है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, तो हमने मैग्नीट्यूड लिखा वर्क डन का अपॉन क्यू लिखा, तो अब चिंता नहीं करी, तो बदले में फिर यहाँ डेल्टा वी आया, यानी फिर हमें वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए दोनों में से कौन सा है वो नहीं पता लगा, हमें मैग्नीट्यूड पता लगा। तो फिर साइन हम अलग से डिसाइड कर रहे हैं। कैसे डिसाइड कर रहे हैं साइन? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ये कैसे पता लगाया अपन ने कि जब हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी वर्क डन ए तक हुआ, बी तक जाने पर हमें और वर्क डन करना पड़ रहा है। या आप सिंपली आप फॉर्मूले से देख लो, जैसे पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से देख लो। यहां से आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? के क्यू बाय आर। अब वी बराबर के क्यू बाय आर होता है, तो ज्यादा डिस्टेंस आर जब होगी, आर जब ज्यादा होगा, जैसे इससे ए का डिस्टेंस ज्यादा है, तो ज्यादा डिस्टेंस होगी तो पोटेंशियल कम आएगा, तो ए का पोटेंशियल कम आ रहा होगा बी से। और इस तरह से हम बता सकते हैं फॉर्मूले की मदद से भी। ये केवल प्लस चार्ज के लिए नहीं है, ये माइनस चार्ज हो चाहे प्लस चार्ज हो सभी के लिए है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और वीबी माइनस वी ए निकालना है तो प्लस साइन लगाना है, या वीबी माइनस वी ए की जगह वी माइनस वीबी लगाना है तो माइनस साइन लगाना है। ये कैसे डिसाइड करेंगे? इस लाइन की मदद से। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो क्या क्या याद रखना है अपने को? पोटेंशियल डिफरेंस हम अलग से सिर्फ डिफाइन किया है, बाकी तो हमने जो पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला है उसी का यूज करेंगे। तो क्या क्या एक्स्ट्रा याद रखना है अपने को यहाँ पर कि जब भी हमसे पूछे कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन बताओ बी से ए पर जाने के दौरान, स्लोली अगर वर्क डन कर रहे हैं तो क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। हमने ये भी बोला कि हमें दोनों को अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। किसी क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि यह है सोर्स चार्ज और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक बताओ फ्रॉम बी टू ए, बी से ए पर जाने के लिए, तो बी टू ए जा रहे हैं तो यहाँ क्या आया? जहां से जहां जा रहे हैं बी टू ए, तो वी बी माइनस वी ए। और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन में स्लोली लिखा हुआ है तो इसका उल्टा। अच्छा, एक बात का जरूर ध्यान दें कि जब भी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन हो तो डेल्टा के जीरो पर जरूर ध्यान देना है। एक बार ऐसा भी सवाल आया हुआ है जिसमें उन्होंने पूछा कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन बताओ बी टू ए, और स्लोली वर्ड यूज नहीं किया, बस उन्होंने बोला कि वर्क डन का आंसर क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी होगा क्या? तो आंसर है कि नहीं होगा। ये तब होगा जब एक्सटर्नल एजेंट के साथ स्लोली और लिखा हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक के वर्क डन के साथ तो स्लोली की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल के साथ स्लोली लिखा हो तभी के लिए आंसर याद होगा। दोनों में से क्या याद किया अपन ने? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कि बी टू ए के लिए वी वी माइनस वी ए, एक्सटर्नल स्लोली हो तो इसका उल्टा हो जाएगा। और अगर हमें मैग्नीट्यूड अलग और साइन अलग डिसाइड करना है तो कैसे डिसाइड करेंगे? इन दोनों का मिलाकर ओवरऑल मैग्नीट्यूड लिख दिया W, तो डेल्टा V का वैल्यू आ गया W बाई Q। और साइन कैसे डिसाइड करेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। इस तरह से हम साइन डिसाइड कर सकते हैं। यह पोटेंशियल डिफरेंस वाला वर्क डन के टर्म में। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस की भी अपन ने बात की थी कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहें अगर अपन, तो वो माइनस ई डॉट डी आर से दिया जाएगा। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डीवी का इंटीग्रेशन वी ए माइनस वी बी। तो वो ई डॉट डी आर से दिया जाएगा। तो ई के दो तरह के फंक्शन की बात कर सकते हैं अपन कि अगर ई कांस्टेंट है तो क्या होगा, और ई अगर वेरिएबल है तो क्या होगा। तो पहले केस के लिए बात करें अपन कि पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो, एक जैसा हो, तो मैंने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बना दी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई के बराबर, और यूनिफॉर्म माना सब जगह एक जैसा है, मैग्नीट्यूड में भी सेम, डायरेक्शन में भी सेम। ये यूनिफॉर्म होने का मतलब होता है।
यूनिफॉर्म होने का मतलब है हर पॉइंट पर एक जैसा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब 2 पॉइंट पर भी अगर अलग आ गया तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा, भले से बचे हुए सब पॉइंट पर सेम हो। यानी 1,00,000 2 पॉइंट है टोटल मिलाकर और उनमें से 2 पॉइंट पर भी अलग है और 1,00,000 पर सेम है तो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। यूनिफॉर्म होने के लिए हर जगह एक जैसा ही आना चाहिए। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं अपन। उसमें अपन ने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, जैसे यहाँ एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया ए, एक पॉइंट यहाँ सेलेक्ट कर लिया बी और एक सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर जैसे जी। तो ए और बी जो है वो ई के अलोंग वाली लाइन के अलोंग है। जैसे ई अगर अलोंग एक्स एक्सिस है ना तो ये ए और बी एक्स एक्सिस के अलोंग वाले पॉइंट है और बी जी वाली जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली लाइन ले रखी है। ए और बी के बीच की सेपरेशन को डी से रिप्रेजेंट कर दिया मान लो, और ये वाली सेपरेशन को कुछ L1 बोल देता हूँ और ये वाली सेपरेशन को कुछ L2 बोल देता हूँ। तो अभी हम किस बात में इंटरेस्टेड हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आते हैं अपन VA माइनस VB। तो V बराबर जो हमने डिफाइन किया था माइनस ई डॉट डी आर, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो E जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। E इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या बच गया माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और डी आर वेक्टर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर, तो ये बन गया ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। तो डीवी का इंटीग्रेशन यानी डेल्टा वी बराबर आ गया अपने पास कितना माइनस ई वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर। या फिर ऐसा करें अपन इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, साइन अलग से डिसाइड कर लेंगे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं पहले। तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, ये है डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड। अब जैसे पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन करना चाहते हैं अपन, ये तो जनरल फॉर्मूला लिखा अपन ने। अब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है, जैसे VA माइनस VB डिफाइन करना है अपने को। तो VA माइनस VB क्या आएगा, ई डॉट डेल्टा आर में ए डॉट बी बराबर क्या होगा ए का मैग्नीट्यूड, ई का मैग्नीट्यूड वो हमने ई के बराबर लिया हुआ है, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड वो कितना बनेगा ए और बी के लिए, ए और बी के लिए जो बनेगा वो हो गया कितना डी, तो डी। और ई डॉट डेल्टा आर में अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को ए डॉट बी बराबर ई का मैग्नीट्यूड डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड और इनटू कोस थीटा। तो कोस थीटा इसको लिख सकते हैं अपन। अब कोस थीटा में थीटा की वैल्यू लिखना चाहें जैसे, तो ए बी के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो कोस 0 कितना हो गया 1, तो ये बन गया ई इंटू डी। तो वी ए माइनस वी की वैल्यू ई इंटू डी के बराबर आ गई। मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे अपन, ये डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड यानी वी ए माइनस वी का मैग्नीट्यूड, या यहां से E लिखना चाहें, ये तो आया VA माइनस VB बराबर ED, या E लिखना चाहे तो E बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा V का मैग्नीट्यूड अपॉन D, ये E का वैल्यू हो गया। ये निकाला अपन ने VA माइनस VB। ऐसे ही अगर अपन निकालें VB माइनस VG, तो VB माइनस VG कितना हो जाएगा, वो इधर निकाल लेता हूं मैं, VB माइनस VG, तो उसके लिए E इंटू डेल्टा आर इंटू कोस थीटा। तो ई का वैल्यू ई, डेल्टा आर का वैल्यू L1 और कोस थीटा इस बार क्या बनेगा कोस 90, क्योंकि ई और डेल्टा आर के बीच का एंगल कोस 90 यानी 0 हो गया, तो ये टर्म 0 आ गया। तो VB माइनस VG जो है वो 0 आ गया, VB माइनस VG की वैल्यू 0 आ गई। और अब इसके बाद जैसे VA माइनस VG निकालना चाहे अपन, VA माइनस VG तो क्या बनेगा VA माइनस VG, VA माइनस VG के लिए E इंटू डेल्टा आर इंटू कोस थीटा, ई का वैल्यू ई, डेल्टा आर का वैल्यू जो है वो है L2, ये L2 डिफाइन किया अपन ने, और इंटू कोस थीटा, कोस थीटा में थीटा टर्म डिफाइन कर दी ये वाली अपन ने, मान लो ये वाला एंगल थीटा है तो यहां से ये बन गया कोस थीटा। अच्छा कोस थीटा की वैल्यू लिखना चाहे तो क्या बनेगी, कोस थीटा बराबर बेस डी अपॉन हाइपोटेनस यानी L2, ये बन गया डी अपॉन L2। तो ये हो गया डी अपॉन L2 डाल दो यहाँ पे, डी अपॉन L2, देखो L2 से L2 कट गया तो कितना बच गया ई इंटू डी, ये तो इसी के बराबर आ गया VA माइनस VG बराबर ई इंटू डी। तो ई का वैल्यू फिर से यहाँ से क्या बन गया VA माइनस VG अपॉन डी, VA माइनस VG अपॉन डी के बराबर बन गया। तो आप देख सकते हैं तीनों आंसर को देखने के बाद ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आंसर जो है वो क्या हम तीनों केस के लिए एक जैसे तरीके से लिख सकते हैं। क्या एक जैसे तरीके से क्या लिख सकते हैं कि E बराबर डेल्टा V बाई डी या डेल्टा V का मैग्नीट्यूड बराबर E इंटू डी, क्या तीनों केस में उसी से आंसर आ जाएगा एक ही तरीके से। तो कैसे आएगा देखो, इस D का नाम बोल रहे अपन
ये जो डी बना है इसका नाम इफेक्टिव सेपरेशन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डी को जो मैं बोल रहा हूँ लिखता हूँ यहाँ पे, ये है इफेक्टिव सेपरेशन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इफेक्टिव सेपरेशन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डी लिखा। अब देखो तीनों बार में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तीनों केस के लिए एक ही आंसर से काम चल जाएगा। क्या? डेल्टा वी बराबर ई इंटू डी। जैसे हमें वी ए माइनस वी निकालना है तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस वाली डायरेक्शन में इफेक्टिव सेपरेशन का नाम डी है तो हो गया ई इंटू डी। बी जी वाली डायरेक्शन में देखें ये ई के परपेंडिकुलर है तो इस डायरेक्शन में जो इफेक्टिव सेपरेशन बनी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो बनी क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है पूरा का पूरा ही। अब इस वाले केस के लिए देखें वी ए माइनस वी जी वाले केस के लिए, इसमें क्या है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जब अपने को, तो वैसे तो इन दो पॉइंट के बीच की सेपरेशन L2 है, लेकिन यहां से अगर अपन इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल लें, किधर के अलोंग, ई के अलोंग, तो यहां से परपेंडिकुलर डालने पर इफेक्टिव सेपरेशन क्या बन रही है इसकी, डी। तो ये बन गया ई इंटू डी। यानी जब आगे से क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से वैल्यू निकाल रहे होंगे जैसे अपन, तो ये फॉर्मूले का जब हम यूज कर रहे हैं ई इंटू डी का, तो किस तरह से यूज कर रहे होंगे। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरह से आया, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ इस तरह से आया और एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है बी, और हमसे पूछा वी ए माइनस वी बी निकालो और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म। तो क्या करें, यहां से पहले एक सीधी लाइन बनाई है ऐसे इस तरह से, किसके अलोंग, ई के पैरेलल, ई के पैरेलल एक लाइन बनाई, फिर बी से यहां एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस वाली पोजीशन से, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। अब हमें निकालना तो है क्वेश्चन में वी ए माइनस वी बी। अब वी ए माइनस वी बी के लिए क्या वैल्यू यूज कर रहे हैं अपन, ई इंटू डी। तो ई इंटू डी का वैल्यू यूज करना है तो ई, अब डी क्या बनेगा, तो डी के लिए अपन यहां से परपेंडिकुलर डाला और जिस पॉइंट पर जाकर ये परपेंडिकुलर गिरा वो वाली पोजीशन हो गई डी। तो इफेक्टिव सेपरेशन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यानी वो डी ये वाला बन गया। तो ये हो गया वी ए माइनस वी बी का मैग्नीट्यूड। ये केवल मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड आया है ई इंटू डी। अब साइन कैसे डिसाइड करेंगे अपन, तो हम जानते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो इधर से इधर जाने पर पोटेंशियल क्या होगा, कम हो रहा होगा। तो बताओ कि वी ए माइनस वी बी जब निकाल रहे हैं तो ए और बी में से किसका पोटेंशियल बढ़ा आएगा, ए का। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता जाना है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ई इंटू डी के। इस वाले केस में प्लस में, अच्छा इस वाले केस में इसमें भी प्लस में, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो कुल मिलाकर हमने क्या जाना कि जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपको हर बार ई डॉट डी आर से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो क्या करते हैं, सीधा v बराबर u प्लस ए टी से शुरू करते हैं। वेरिएबल हो तो जब जरूर dv बाई डी टी शुरू करते हैं। तो ऐसे ही ई जब कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, तो आप सीधा क्या फॉर्मूला यूज करोगे, डेल्टा वी बराबर ई इंटू डी, या ई निकालना है अगर आपको तो ई बराबर डेल्टा वी बाई डी। ये फॉर्मूला हम सीधा यूज करेंगे हम आगे से, ई बराबर डेल्टा वी बाई डी, जहां डी क्या है, डी का आंसर, डी का नाम है इफेक्टिव सेपरेशन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहां से तो केवल मैग्नीट्यूड आएगा, ई अगर दिया हुआ हो तो साइन कैसे डिसाइड करेंगे, साइन ऐसे डिसाइड करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। ये हमने किसके लिए फॉर्मूला निकाला है, ये वाला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये देखते हैं हम अगले टॉपिक में, जब ई नॉन यूनिफॉर्म हो तो।